हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवटेक। आज हम देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में डिफरेंस क्या है, ये आखिर इनकी मीनिंग क्या है। आरबीआई हर थोड़े दिनों में इस पॉलिसी में रेट चेंज कैसे कर देती है, इससे कमर्शियल बैंक्स को फायदा और नुकसान क्या होता है। सो आइए इस कंसेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले इस कंसेप्ट को जानने से पहले हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में समझना पड़ेगा। तो सिचुएशन नंबर वन, अगर एग्रीगेट डिमांड किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा आ गई है। सपोज 100 किलो, अगर एक सप्लायर 100 किलो बनाता है लेकिन सामने से डिमांड आती है कि हमें 200 किलो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास पैसे बढ़ गए हैं, इनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इसीलिए इनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। तो ऐसा होगा क्यों? क्योंकि मार्केट में एक्सेस मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई, हर आदमी तक परचेजिंग पावर बढ़ गई है, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है। अब ऐसा होगा तो इसके पीछे सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा। जैसे प्राइस बढ़ाएगा, यहाँ पे खरीदार कम हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई ने प्राइस कमोडिटी की बढ़ा दी, जिसके कारण इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई दर बढ़ गई। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ा था। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सप्लायर ज्यादा आ गए, मतलब बेचने वाले ज्यादा आ गए और खरीदार कम हो गए। खरीदार कम क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट में लेस मनी सप्लाई हो गई, और लेस मनी सप्लाई होगी तो सप्लायर प्राइस गिरा देगा कि लोग कम से कम मेरा प्रोडक्ट खरीदें। तो जो प्राइस गिरा रहा है उसको हम डिफ्लेशन कहेंगे। सीआरआर और एसएलआर दोनों के माध्यम से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करती है। बेसिकली आरबीआई के पास कुछ टूल्स हैं। सपोज अगर किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है, तो उस केस में हमारी जो इंडिया की आरबीआई है वो दो टूल्स का सहारा लेती है। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इससे पूरे इकोनॉमी में एक साथ किसी पॉलिसी को लाके चीजों पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? ये एक लिमिटेड इफेक्ट रखता है। मतलब कि सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे ग्रोथ लाना है और रियल स्टेट को कंट्रोल करना है, तो मैं ऐसे पॉलिसी बनाऊंगा कि दोनों ये कंट्रोल हो जाएं। तो किसी लिमिटेड इफेक्ट के लिए क्वालिटेटिव अप्रोच यूज करती है आरबीआई, और होल इकोनॉमी एक होलिस्टिक अप्रोच लाने के लिए क्वांटिटेटिव टूल का इस्तेमाल करती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। जैसे कि नाम खुद बोल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कुछ ऐसा रिजर्व जिसका परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है हर कमर्शियल बैंक के लिए कि वो अपने डिपॉजिट का एक प्रपोर्शन इन फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई के पास रखे। बैंक अपने खुद वॉल्ट में भी रख सकती है और आरबीआई, लेकिन बेसिकली पैसा आरबीआई ही अपने पास रख लेता है क्योंकि वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है। इस पैसे पे जो कि बैंक आरबीआई को देती है, यहाँ पे एक प्रपोर्शन, उस पे कोई भी आरबीआई 1 रुपए का इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स को पे नहीं करती है। अब आइए हम समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो में कमर्शियल बैंक्स आखिर पैसा दे क्यों रही हैं, आरबीआई उनसे उन्हीं का पैसा ले क्यों रहा है। तो इसलिए लेता है क्योंकि जो बैंकिंग रेगुलेशन है ये काफी रिस्की है। आखिरी इंपैक्ट जो है वो कस्टमर पे आता है। अगर आपने लास्ट देखा होगा कि यस बैंक पीएनबी स्कैम हुआ, तो उस केस में आखिर सफर कौन करता है? कस्टमर। कस्टमर की सेफ्टी के लिए पैसा एक बैंक अपने बैंक डिपॉजिट करवा लेती है, और वो पैसा आरबीआई को डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसको कि क्योंकि भैया अगर सारा का सारा पैसा लोन में उड़ा दिया बैंक ने और वो लोन हमारी रिकवरी नहीं हुई, तो आखिरी में कस्टमर को तो नुकसान होगा ही, बैंक को भी होगा और इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। तो इस सारे प्रोसीजर को देखते हुए ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है आरबीआई द्वारा, जिससे कि इकोनॉमी बची रहे और कस्टमर जो है वो दुखी ना हो। अगर कोई स्कैम भी होता है तो जो पैसा एक कमर्शियल बैंक से आरबीआई ने रख रखा है एक हिस्से, उसके हिस्से का, वो पैसा उस कस्टमर को वो पे कर देगी, जिससे कि वो दुखी ना हो और उसको किसी भी तरीके से फ्रॉड झेलना ना पड़े। तो एक बिग पिक्चर देखने को यहाँ पे मिलता है आरबीआई द्वारा कि आरबीआई कितने बड़े स्केल पे काम करती है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो का इंप्लीमेंटेशन कैसा है। हमारे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैंने एक्सिस बैंक लिया है। सपोज एक्सिस बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं। इस टोटल को हम कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम लोग डिपॉजिट्स अकाउंट्स कहते हैं, और एफडी और आरडी को टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं।
तो NDTL नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिमिट हो गया, मतलब टोटल पैसा कितना बैंक ने अपने पास रखा हुआ है उसको हम NDTL कहते हैं। और जो कैश रिजर्व रेशियो है या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इस NDTL पे ही अप्लाई होता है ये परसेंटेज। सपोज गवर्नमेंट ने मतलब RBI ने CRR की दर 5% रखी हुई है, इसका मतलब 10,000 का 5% 500 रुपए। इस 500 रुपए को बैंक जो है वो RBI में जाके जमा करवा देंगी, सेफ एंड सिक्योरली जमा करा देंगी। और 10,000 में से 500 गया तो 9,500 रुपए अपने पास बैंक खुद रख लेगा अपने बिजनेस को कंडक्ट कराने के लिए। 9,500 रुपए में से वो लोगों को लोन देगा और अपना बिजनेस करेगा और इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज होगा। अब सपोज अब कैसे आता है कि इस माध्यम से RBI CRR के माध्यम से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगी। तो सपोज RBI चाहती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, मतलब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करेगी, CRR को बढ़ा देगी। सपोज यहाँ पे वो 20% कर देगी, तो 10,000 का 20% 2,000 रुपए, तो 2,000 गया तो यहाँ बचा कितना 8,000 रुपए। जैसे बैंक के पास कम पैसे बचेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि लोन कम देगा, और लोगों तक जब लोन कम पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, इससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और वाइस वर्सा कर दीजिए, डिफ्लेशन में क्या होगा, CRR की दर वो कम कर देगी। यहाँ 5% है, सपोज वो चाहती है कि लोगों तक पैसा जाए, लोग लोन ज्यादा से ज्यादा ले सकें, तो CRR RBI कम कर देगी। सपोज यहाँ पे 1% कर देगी, 100 रुपए कर देगी, तो 9,900 रुपए बैंक के पास आ जाएंगे कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर सके। सो आई होप कैश रिजर्व रेशियो का आप कंसेप्ट समझ गए। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। ये भी एक तरीके का डिपॉजिट होता है, लेकिन यहाँ पे RBI उस डिपॉजिट को नहीं रखती है अपने कब्जे में, यहाँ पे बैंक खुद अपना पैसा खुद अपने पास रखता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, कैश के रूप में रखेगा, गोल्ड के रूप में रखेगा, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा। अब ऐसा कराती क्यों है RBI बैंकों से, इसलिए कराती है कि बैंक अपना सारा का सारा पैसा रिस्क पे ना कर दे, सबको पैसे लोन पे ना दे दे, जिससे कि रिकवरी ना हो पाए, और एट द टाइम ऑफ नीड बैंक के पास अपने बिजनेस के लिए पैसा ही ना हो, लोग जब पैसा मांगने आए तो उनके पास पैसा ही ना हो। तो इस सिक्योरिटी के लिए RBI ने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का कंसेप्ट लागे लेके आई है। और क्रेडिट ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोन ना जाए, ज्यादातर लोगों के पास उधारी का पैसा ना जाए, इसीलिए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का कंसेप्ट लाया गया। हम सेम एग्जांपल उठाते हैं एक्सिस बैंक का, इसके पास करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपए पड़े हैं और FD RD में 5,000 पड़े हैं। सारा पैसा जो बैंक के पास रहता है हम उसको NDTL कहते हैं, नेट डिपॉजिट और टाइम लिमिट, ठीक है, NDTL कहते हैं। तो इस 10,000 का सपोज CRR बैंक ने 500 रुपए 5% कर रखा है, 10,000 का 5% 500 रुपए हुआ, ये RBI पे रखा जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया इस NDTL का ही परसेंटेज लगता है, तो 20% अगर SLR फिक्स कर रखा है RBI ने, तो 10,000 का 20% 2,000, सो बैलेंस कितना बचेगा बैंक के पास, तो 10,000 में से 500 गया, 2,000 गया, 7,500 रुपए बैंक के पास पैसा बचेगा। तो ये देखेंगे कि आप 10,000 रुपए में से 2,500 रुपए जो हैं वो बैंक के सिक्योर्ड हो गए, वो पैसे से वो बिजनेस नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ वेरी कंटिजेंसी, तब वो पैसा अप्लाई RBI द्वारा करवाती है RBI। आप ये समझ लीजिए कि वो पैसा RBI का हो गया, और RBI CRR या SLR पे 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं देती है, क्योंकि ये उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। और जो बैंक उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं मानेगा, उस RBI उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने देखा कि अगर बैंक चाहती है, अगर RBI चाहती है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचे लोन देने के लिए, मतलब अगर मार्केट में सपोज डिफ्लेशन आ गया है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड लोगों की कम हो गई है। डिमांड कम क्यों हो गई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर RBI चाहती है कि ज्यादातर लोगों के पास पैसे आए, तो वो क्या करेगी, SLR को कम कर देगी या CRR को कम कर देगी। तो 10,000 में से सपोज यहाँ पे इसने SLR 20% है, 10% कर दिया, तो 10,000 का 10% 1,000, तो इन दोनों को टोटल किया तो 1,500, 10,000 में से 1,500 गया तो 8,500 रुपए बचा। तो 8,500 रुपए बचा तो ज्यादा पैसा आ गया बैंक के पास। देखिए पिछले में हमारे पास 7,500 था, लेकिन अब 8,500 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मार्केट में लोन फैसिलिटी बढ़ गई। वाइस वर्सा, अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट में,
इन्फ्लेशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? बढ़ा देगी, एसएलआर 30% कर देगी, 10,000 का 30% 3,000 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पैसा कम बचेगा। जब पैसा बैंक के पास खुद कम बचेगा तो कस्टमर तक कैसे पहुंच पैसा वो लोन दे सकेगी? सो आई होप आपको सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट समझ में आ गया। काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए कि और आपको वीडियोस मिले। थैंक यू, कीप लर्निंग।